नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब हम रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। राष्ट्र चुनाव के नतीजे मानने को एमबीए तैयार नहीं हो रहा है और ये जीत अब सवालों में है। और अब एमबीए नेताओं ने साफ कह दिया है कि वो चुनाव परिणाम का सच सामने लाकर ही रहेंगे। एमबीए के हारे हुए उम्मीदवारों ने अब अपने क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट यूनिटों से वोटों का मिलान कराने की तैयारी पूरी कर ली है। महाविकास अघाड़ी के एक नेता ने विपक्षी गठबंधन के हारे हुए उम्मीदवारों के इस कदम को लेकर जानकारी दी। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के कई हारे हुए उम्मीदवारों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। ठाकरे ने अपने आवास में हुई बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन किया। मुंबई की चांदीवली सीट से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के नेता आरिफ नसीम खान ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर ठाकरे से बात की। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं से शिकायत मिली है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका काफी ज्यादा है। कई लोगों ने नतीजों पर शंका जाहिर की है। एक लोकतंत्र में इन शिकायतों का सत्यापन जरूरी है और इसलिए मैं और कई लोग जिन्हें हार मिली है वो ईवीएम वीवीपैट में वोटों का सत्यापन कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक विधायक ने भी डाले गए वोट और गिने गए वोटों में मेल न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि लगभग सभी उम्मीदवारों ने ईवीएम को लेकर शंका जाहिर की है। ऐसे में अब ये फैसला हो गया है कि ईवीएम के परिणामों का वीवीपैट मशीन की पर्चियों से मिलान कराया जाएगा। अगर ईवीएम और वीवीपैट के वोटों में अंतर आता है तो पूरे चुनाव को रद्द करवाने की मांग तेज हो जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि एनडीए ने भले ही जीत हासिल कर ली है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है उसे देखकर बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि बीजेपी कितने दिन तक जीत की खुशी मना पाती है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव दिखाई दे रहा है और टकराव का कारण एक बार फिर गौतम अडानी ही बने हुए हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 12 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। हालांकि 12 बजे दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने विरोध करना जारी रखा। इसके साथ विपक्ष ने सदन में संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया। विपक्ष का विरोध बढ़ता देख दोनों सदनों की कार्यवाही 28 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर कहा, आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि वो आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा ये है कि जैसा कि हमने कहा है, अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और गौतम अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है। दरअसल 21 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के एवज में भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। अब कल यानी 28 नवंबर को वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी शपथ लेने वाली है। मगर इसके अलावा कल संसद में और क्या क्या घटनाक्रम रहने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी। बताते चले कि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन में कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए पटल पर रखे जाएंगे, जबकि 5 विधेयक कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। शिंदे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जिसे चाहे उसे सीएम बनाए। शिवसेना बीजेपी के सीएम का समर्थन करेगी। शिंदे ने कहा, मुझे पद की लालसा नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब पीएम मोदी मेरे साथ खड़े रहे। मैंने 26 नवंबर पीएम को फोन किया था। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मन में कोई अड़चन न लाएं। हम सब एनडीए का हिस्सा हैं। भाजपा की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। हम सरकार बनाने में अड़चन नहीं बनेंगे। अब शिंदे के ऐलान से शिवसेना में ही खलबली मचती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब एमबीए की सरकार थी तो सीएम पद शिवसेना के पास था। शिंदे ने बगावत की, महायुति में शामिल हुए तो भी शिवसेना के पास ही सीएम पद रहा और अब चुनाव के बाद जब नई सरकार बनी है तो बीजेपी ने शिवसेना से सीएम पद छीन लिया है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे सीएम पद के बदले गृह मंत्रालय मांग रहे थे। बीजेपी ने शिंदे की इस मांग को भी नहीं माना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ कर दिया था कि अगर शिंदे तैयार नहीं होते हैं तो बीजेपी को अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कहा था कि बीजेपी ही अपना सीएम बनाएगी।
और ये अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। वैसे ये भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। किस दल के कितने मंत्री होंगे इसका फॉर्मूला भी तय हो गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने जिस तरह से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था और कहा था कि अगर बीजेपी सीएम बनाती है तो वो उसका समर्थन करेंगे, इससे शिंदे के लिए सीएम पद के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए। संभल में हिंसा का चौथा दिन है, लेकिन संभल तहसील में इंटरनेट लगातार चौथे दिन भी बंद है। इस बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर आवेदन दाखिल किया है। जमीयत ने कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश अदालतें दे रही हैं, ये गलत है। जमीयत ने कहा कि धार्मिक स्थलों के 1947 वाले स्वरूप को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। इस बारे में जमीयत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ मौलाना महमूद मदनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उनसे अनुरोध किया है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वे तत्काल हस्तक्षेप करें। वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 100 पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। इनमें हाथ में पत्थर लिए हुए ज्यादातर लड़के मुंह बांधे हुए हैं। यूपी के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, कानून बिगाड़ने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले, माहौल बिगाड़ने वालों से जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई उनसे की जाएगी। बता दें कि हिंसा में अब तक पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज। झारखंड की राजधानी रांची में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुरुवार 29 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं मंत्रिमंडल की बात करें तो सीएम के अलावा कुल 11 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जिसके लिए 6, 4 और 1 के अनुपात में बंटवारा फाइनल होने की खबर सामने आई है। यानी जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं इस समारोह की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल सहित इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा की खास व्यवस्था भी की है। रांची पुलिस लाइन में 500 से ज्यादा वाहनों को वीआईपी मेहमानों के लिए तैयार रखा गया है। वहीं दक्षिण भारत से आने वाले अतिथियों को भाषाई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए अंग्रेजी बोलने समझने वाले अधिकारियों को उनके सहयोग करने का जिम्मा सौंपा गया है। जेएमएम का दावा है कि नई सरकार के गठन के बाद वो लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने जवाब देने का निर्देश दिया। दरअसल एक शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के जरिए 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 4 हफ्ते में हलफनामा पेश कर आरोपों पर जवाब मांगा है। इस मामले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान आशीष मिश्रा के वकील से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया, जिसमें आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी गई है। हालांकि आशीष मिश्रा के वकील ने आरोपों से इनकार किया। बता दें कि साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल वो जमानत पर। सीएम इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पीटीआई के समर्थक पूर्व सीएम इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद सेना और समर्थकों के बीच झड़प हो गई और अब आंतरिक मंत्रालय द्वारा एक बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में पूरी रात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अभियान चलाते हुए प्रदर्शन स्थल को खाली करा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और केपी के सीएम अली अमीन गंदापुर ने भी प्रदर्शन स्थल छोड़ दिया। बुशरा बीबी ने प्रदर्शन समाप्त करने का भी ऐलान कर दिया। इस प्रदर्शन में 6 सुरक्षा कर्मी सहित 11 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सना उल्लाह ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन के दौरान बुशरा बीबी और अली अमीन गंदापुर धरने वाली जगह से भाग गए हैं। उनका कहना है कि करीब 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दूसरी तरफ पीटीआई ने आरोप लगाए हैं कि रात को पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। पीटीआई के 4000 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल पीटीआई कार्यकर्ता पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को
लेकर देश भर से इस्लामाबाद में जमा हुए थे, जहां उनकी